नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का आज का सिलसिला। शेयर बाजार के कमजोर प्रदर्शन के बीच इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड में अक्टूबर में 41,887 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश आया। ये मासिक आधार पर 21% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। शेयरों में निवेश करने वाले फंड्स में शुद्ध इनफ्लो का लगातार ये 44वां महीना है, जो कि निवेशकों के बीच म्यूचुअल फंड के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। मंथली म्यूचुअल फंड एसआईपी ने पहली बार अक्टूबर में 25,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। अक्टूबर 2024 में एसआईपी के जरिए 25,323 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, जबकि इससे पहले सितंबर में ये आंकड़ा 24,509 करोड़ रुपए का था। एक साल पहले मतलब 1 अक्टूबर 2023 में एसआईपी से होने वाला निवेश 16,928 करोड़ रुपए था। इक्विटी कैटेगरी में सभी 11 कैटेगरी में निवेश हुआ है। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में सबसे ज़्यादा इनफ्लो रहा। इनमें कुल मिलाकर के 12,278 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। फ्लेक्सी कैप फंड में 5,180 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है। अगली खबर निवेश के लिए युवाओं की पसंद से जुड़ी हुई है। ब्रोकरेज कंपनी एंजल वन की फिनटेक इकाई फिनवन की रिपोर्ट ने ये खुलासा किया है कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाने के बजाय सीधे शेयर बाजारों में अब निवेश करना पसंद करता है। युवाओं के बीच शेयर बाजार उनका पसंदीदा निवेश विकल्प है। वर्तमान में 58% युवा निवेशक शेयरों में निवेश करते हैं, जबकि 39% म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। इस रिपोर्ट को 13 से अधिक शहरों के 1600 युवाओं के बीच सर्वे पर तैयार किया गया है। अनुशासित बचत आदतों के बावजूद 85% युवा जीवन की उच्च लागत, खासतौर पर भोजन, उपयोगिता और परिवहन को बचत में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। इससे पता चलता है कि बढ़ती जीवन लागत भारत के युवाओं के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है। डॉलर के आगे भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। रुपए में सोमवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही। ये 2 पैसे और टूटकर नए सर्वकालिक निचले स्तर 84 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और घरेलू शेयर बाजार में नरमी के कारण रुपए की धारणा प्रभावित हुई है। कारोबारियों का कहना है कि जब तक डॉलर इंडेक्स में नरमी नहीं आती या फिर विदेशी निवेशकों की निकासी में कमी नहीं आती, तब तक रुपया दबाव में ही रहेगा। रुपया पिछले 4 कारोबारी सत्रों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 30 पैसे टूट चुका है। टूटता रुपया आरबीआई के साथ अब सरकार के लिए भी बड़ी चिंता बन गया है। रुपए के कमजोर होने से देश में आयातित महंगाई बढ़ने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई के सख्त कदमों की वजह से पिछले 1 साल में बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के अनसिक्योर्ड लोन बांटने की गति थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन इस दौरान क्रेडिट लिंक खपत में 5% का इजाफा हुआ है। भारतीयों की इस शॉपिंग हैबिट से आरबीआई नाखुश है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक पिछले महीने फेस्टिव सीजन के दौरान बेचे गए सभी स्मार्टफोन में से 33% फ़ोन क्रेडिट कार्ड पर बेचे गए हैं। 1 साल पहले ये आंकड़ा 29% था। व्हाइट गुड्स में क्रेडिट की हिस्सेदारी 35 से बढ़कर के 40% हो गई है। अमेजन इंडिया ने ईएमआई पर खरीदारी करने वालों की संख्या में इस साल 25% की वृद्धि दर्ज की है। ईएमआई पर खरीदारी करने का चलन अब छोटे शहरों में भी शुरू हो गया है। इससे आरबीआई की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि जितना अनसिक्योर्ड क्रेडिट बढ़ेगा उतना ही डिफॉल्ट का खतरा भी बढ़ेगा। खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार उछाल और उच्च आधार प्रभाव के कम होने से अक्टूबर में खुदरा महंगाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में 6.15% पर पहुंच सकती है। सितंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर के 5.49% पर पहुंच गई थी, जो इससे पहले अगस्त में 3.65% थी। लगातार बढ़ती फूड प्राइसेस आरबीआई के लिए एक पेन पॉइंट बना हुआ है। इसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स खुदरा महंगाई को स्थिर तरीके से 4% के स्तर पर बनाए रखने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब खबर ईपीएफओ से जुड़ी हुई। सरकार ईपीएफ के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर के 21,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ये ईपीएफ और ईपीएस योगदान सीमा में तीसरी बार बढ़ोतरी होगी। इस बदलाव का असर न केवल कर्मचारियों के ईपीएफ और ईपीएस योगदान पर पड़ेगा। वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 से अधिक है
तो वो ईपीएफ का हिस्सा नहीं बन सकता, भले ही वो ईपीएफ में योगदान कर रहा हो। लेकिन यदि सरकार ईपीएफ वेतन सीमा को 21,000 तक बढ़ा देती है तो जिन कर्मचारियों का बेसिक सैलरी 15,000 से अधिक है वे ईपीएफ योजना में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अब अधिक कर्मचारी ईपीएफ के तहत पेंशन प्राप्त करने के योग्य होंगे। वेतन सीमा में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में मिलेगा। वर्तमान में ईपीएफ पेंशन की गणना 15,000 रुपये तक की सैलरी पर होती है, लेकिन वेतन सीमा 21,000 रुपये होने से पेंशन की गणना 21,000 रुपये पर होगी। ईपीएफओ सदस्यों की संख्या पिछले 2 सालों में 7.6% बढ़कर के 7.37 करोड़ हो गई है। बाजार से जुड़े खुलासे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सेबी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। बाजार नियामक की इससे प्रस्तावित पूंजी जुटाने की गतिविधियों, पुनर्गठन योजनाओं और एकमुश्त बैंक निपटान को शामिल करने की योजना है। सेबी ने अपने परामर्श पत्र में प्रस्ताव दिया है कि शेयरधारक, ज्वाइंट वेंचर और पारिवारिक निपटान सहित केवल ऐसे समझौते जो फर्म के प्रबंधन और नियंत्रण को प्रभावित करते हैं उन्हें मूल्य संवेदनशील माना जाना चाहिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट दिवाला कार्रवाई के प्रमुख घटनाक्रम को मूल्य संवेदनशील सूचना के रूप में बताना चाहिए। यदि धन के दुरुपयोग या वित्तीय गलत बयानों जैसे मुद्दों के चलते फॉरेंसिक ऑडिट शुरू किया जाता है या कोई निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे भी मूल्य संवेदनशील सूचना के रूप में बताया जाना चाहिए। यूपीआई यूजर्स के लिए अब एक नया फीचर आया है। एनपीसीआई ने यूपीआई सर्कल नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है जो आपको अपने परिवार के सदस्य या दोस्तों को उनके बैंक खाते को यूपीआई से लिंक किए बिना आपके बैंक खाते से यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति देता है। इस फीचर के साथ आप लेनदेन की सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं जिससे आपके बैंक खाते का सुरक्षा स्तर बढ़ जाता है। यूपीआई सर्कल खासतौर पर उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास खुद का बैंक खाता नहीं है या जो एक ही बैंक खाते का उपयोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से आप अपने परिवार के वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, पति पत्नी या अन्य सदस्यों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा दे सकते हैं। इसके तहत एक प्राइमरी यूजर अधिकतम 5 सेकेंडरी यूजर्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए अधिकृत कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 450 रुपये की गिरावट के साथ 79,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत भी 600 रुपये टूट करके 94,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत भी 450 रुपये घट करके 79,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। विश्लेषकों का कहना है कि सोने की कीमतें कम हो रही हैं। कॉमेक्स में गिरावट है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में मजबूती का दबाव सोने की कीमतों पर पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत के बाद अमेरिकी बॉन्ड की कीमतों में बढ़ोतरी से सोने चांदी की कीमतों में सुधारात्मक रुझान बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर कॉमेक्स सोना वायदा $17.80 प्रति औंस गिर करके $2,677 प्रति औंस रह गया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने आज अपनी कॉम्पैक्ट सेडान का डिजायर का नया मॉडल पेश किया है। नई डिजायर की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 6.79 लाख से 10.14 लाख रुपए होगी। अब तक कंपनी विभिन्न बाजारों में डिजायर की करीब 30 लाख इकाइयां बेच चुकी है। कंपनी का प्रयास सभी ग्राहक वर्ग को सेवा प्रदान करना है। मारुति सुजुकी के पास वर्तमान में कुल घरेलू यात्री वाहन बाजार में 40% से अधिक की हिस्सेदारी है। खुदरा बिक्री के मामले में कंपनी ने अक्टूबर में 2.02 लाख इकाइयों के साथ अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सेडान सेगमेंट में मारुति सुजुकी की बाजार हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने एक नया फीचर पेश किया है। जोमेटो के इस नए फीचर का नाम फूड रेस्क्यू है। इस फीचर की मदद से ग्राहक कैंसिल हुए ऑर्डर को कम कीमत पर खरीद सकेंगे। जोमेटो का ये नया फीचर खाने की बर्बादी को रोकने के लिए लाया गया है। जोमेटो पर कई ऑर्डर ऐसे होते हैं जो कि यूजर्स द्वारा कैंसिल कर दिए जाते हैं। ऐसे में अब इन कैंसिल ऑर्डर को जोमेटो कम कीमत में ग्राहक को डिलीवर करेगा। कैंसिल किए गए ऑर्डर डिलीवरी पार्टनर के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्राहकों की ऐप पर शो होंगे जिन्हें वो कम कीमत में ऑर्डर कर सकेंगे। देश में इस बार दीपावली के दौरान मिठाइयों के ऑनलाइन ऑर्डर में बड़ा उछाल दर्ज किया गया। दीपावली पर मिठाइयों की ऑनलाइन बिक्री 2 गुनी बढ़कर के करीब 5,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक दीपावली के मौके पर लोगों द्वारा अपने रिश्तेदारों, परिचितों और सहकर्मियों के लिए
तोहफे के रूप में मिठाइयों के ऑनलाइन ऑर्डर में खासी तेजी देखी गई। देश में पिछले साल मिठाइयों की ऑनलाइन बिक्री करीब 2300 करोड़ रुपए की थी। इस बार दीपावली पर देश भर में मिठाइयों का कुल 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसमें से ऑनलाइन बिक्री करीब 5,000 करोड़ रुपए की रही है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी टाइम के यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर दें। अब मुझे फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।